नमस्ते। आइए आज सुनते हैं मन्नू भंडारी जी के कालजयी उपन्यास आपका बंटी का दूसरा भाग। शनिवार को मम्मी लंच के बाद कॉलेज नहीं जाती। खाना खाकर मम्मी उठी और सोने के कमरे के सारे पर्दे खींच दिए। कमरे में हल्का सा अंधेरा हो गया। अभी तो उतनी गर्मी नहीं है, वरना मम्मी रोशनदानों में भी काले या भूरे कागज़ चिपकवा देती हैं। गर्मी में उन्हें रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और बंटी है कि उसका अंधेरे में जैसे जी घबराता है। अंधेरा यानी कि रात भर अंधेरा रहता है और रात भर वह सोता भी है। अब दिन में भी अंधेरा कर दोगे तो कोई रात थोड़े ही हो जाएगी, और रात नहीं तो सोए कैसे। पर मम्मी सुनती हैं कोई बात। बंटी चलो सो, और पकड़कर पलंग पर डाल देती हैं। बंटी जानता है कि कुछ भी कहना सुनना बेकार है, इसलिए जैसे ही मम्मी ने पर्दे खींचे चुपचाप आकर पलंग पर लेट गया। जब तक आंखें खुली हैं नज़र कमरे की दीवारों में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और न जाने कहाँ कहाँ के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं आँखों के सामने। परीलोक की परियां और पाताल लोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने से निकल जाती हैं। अच्छा, अगर कोई उसे जादू के पंख या उड़ने वाला घोड़ा दे दे तो वह क्या करे? एकदम पापा के पास चला जाए और उन्हें चौंका दे। अचानक उसे आया देख पापा कितने खुश हो जाएंगे। इधर मम्मी ढूंढ ढूंढ कर परेशान। बाहर देखेंगी, टीटू के घर में जाएंगी, कुन्नी के घर जाएंगी, फुफ्फी सारे में दौड़ती फिरेगी और वह जादू की टोपी पहने सब कुछ देखता रहेगा। परेशान होती मम्मी को, इधर उधर दौड़ती हुई बौखलाई सी फुफ्फी को, और जब मम्मी रो पड़ेंगी तो झट से टोपी उतारकर उनके गले में लिपट जाएगा। पर ये सब चीज़ें मिलती कहाँ हैं? सारी कहानियों में इनकी बातें हैं, पर किसी ने भी यह नहीं लिखा कि ये मिलती कहाँ हैं। कोई साधु मिल जाए तो बता सकता है, या उसके पास भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मम्मी सो गई। एक क्षण बंटी मम्मी को देखता रहा, कहीं पलकें हिल तो नहीं रही। तभी ख्याल आया, सोती हुई मम्मी कितनी अच्छी लगती हैं। अच्छा, मम्मी तरह तरह की कैसे हो जाया करती हैं। टीटू की अम्मा को तो कभी भी जाकर देख लो, हमेशा एक सी रहती हैं। फुफ्फी भी। बंटी दबे पांव पलंग से उतरा, धीरे से कमरे के बाहर निकला और दौड़कर करौंदे की झाड़ियों के पास पहुंच गया। कुन्नी ने कहा था कि बंटी अगर उसे खूब सारे करौंदे तोड़कर देगा तो वह बंटी को करौंदे की माला बनाकर देगी, खूब सुंदर सी। टीटू भी आ जाता तो दोनों मिलकर तोड़ते, पर वह बुलाने तो नहीं ही जाएगा। वहाँ उसकी अम्मा मिल गई तो बस कबाड़ा, कोई बात नहीं, वह अकेला ही तोड़ेगा। अचानक लोहे का फाटक बजा तो बंटी घूम पड़ा। अरे वकील चाचा! पसीने में सराबोर वकील चाचा एक तरह से हाँफते हुए अपनी पतली सी छड़ी हिलाते हुए चले आ रहे थे। चिपचिपाते हाथों को कमीज से ही पहुँचता हुआ बंटी दौड़ा और वकील चाचा की बाह से झूल गया। आप कब आए चाचा? क्यों रे, तू ऐसी भरी धूप में यहाँ करौंदे तोड़ रहा है? धूप? कहाँ, मुझे तो नहीं लग रही। बंटी दुष्ट सा से हंस रहा है। हाँ, धूप कहाँ, यह तो चांदनी है ना, शैतान कहीं का। शकुन घर में है या कॉलेज? शनिवार को तो 1 बजे ही छुट्टी हो जाती है कॉलेज की, भीतर सो रही हैं। और फिर मम्मी, ओ मम्मी, वकील चाचा आए हैं कि बिगुल नाद के साथ ही बंटी चाचा को लेकर भीतर घुसा। भरी नींद में से मम्मी उठी और वकील चाचा को सामने देखकर जैसे एकदम सिटपिटा गईं। साड़ी ठीक करके उठती हुई बोली, अरे आप कब आए? यह बंटी वहाँ करौंदे तोड़ रहा था ऐसी धूप में। मम्मी पूछ रही हैं आप कब आए, पहले उनकी बात का तो जवाब दीजिए। तू बड़ा तेज हो गया है। वकील चाचा ने अपनी टोपी उतारकर मेज़ पर रखी और ठीक पंखे के नीचे बैठ गए। अभी तो ज़रा भी गर्मी नहीं है और चाचा के इतना पसीना।
तुम्हारे यहाँ आज आया हूँ तो समझ लो शहर में आज ही आया हूँ। क्यों रे, तू उठकर फिर करौंदे तोड़ने चला गया? तुझे नींद नहीं आती तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? इम्तिहान पास नहीं आ रहे? आंख लगी नहीं कि गायब? मम्मी सचमुच ही गुस्सा होने लगी, पर बंटी है कि अब भी हंस रहा है। चाचा इस समय कवच की तरह उसके सामने बैठे हैं। मम्मी का गुस्सा बेकार। चाचा, आपको जितनी गर्मी लग रही है उससे तो लगता है कि आप ठंडा ही पिएंगे। बोलिए, क्या लाऊं? चाचा की आंखों में एकाएक लाड़ उमड़ आया। बड़ी खातिर करना सीख गया? तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है। मैं अभी आई, कहकर मम्मी अंदर चली गईं, शायद मुंह धोने या चाचा के लिए कुछ लाने। बंटी धीरे से सरक कर चाचा के पास आया और उनकी कुर्सी के हत्थे पर बैठता हुआ बोला, चाचा, पापा कब आएंगे इस बार? इस प्रश्न में पापा के बारे में जानने की इच्छा भी थी, साथ ही यह उत्सुकता भी कि पापा ने कुछ भेजा हो चाचा के साथ तो चाचा निकालें। पता नहीं क्यों चाचा एक टक उसका चेहरा ही देखने लगे। घनी बाहों के नीचे कुछ अंदर को धसी आंखें जाने कैसी गीली गीली हो गईं। बड़े दुलार से पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, पापा की याद आती है बेटे? झेंपते हुए बंटी ने गर्दन हिला दी। बंटी को लगा कि जैसे चाचा कहीं उदास हो गए हैं। पीठ सहलाता हुआ उनका हाथ उसे कांपता सा लगा। पापा की बात कहकर उसने कहीं गलती तो नहीं कर दी? पता नहीं, जब भी वह पापा की बात करता है सब कुछ गड़बड़ा जाता है। किससे करे वह पापा की बात? किससे पूछे उनके बारे में? पापा भी आएंगे बेटा, मैं जाकर उन्हें भेजूंगा। चाचा का स्वर इतना बुझा बुझा क्यों है? वे तो हमेशा इतने ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं जैसे क्लास में पढ़ा रहे हों। मैं तो इस बार मिलकर भी नहीं आ सका, वरना ज़रूर तेरे लिए कुछ भेजते। और चाचा बड़े प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगे, मानो कुछ न लाने की कमी वे प्यार से ही पूरी कर देंगे। चाचा कुछ लाए भी नहीं, इस सूचना ने बंटी को और भी खिन्न कर दिया। वरना जब भी चाचा आते हैं पापा उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ भेजते हैं, और शायद यही कारण है कि उसे चाचा अच्छे लगते हैं, चाचा का आना अच्छा लगता है। जो बंदूक तुम्हारे लिए भेजी थी वह तुम्हें पसंद आई? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। आपने देखी थी? बंदूक के नाम से ही जैसे मरा हुआ उत्साह एक क्षण को जाग उठा। हमने साथ ही जाकर तो खरीदी थी। फिर चाचा यूं ही कमरे में इधर उधर देखने लगे। ये चित्र तुमने बनाए हैं? दीवारों पर मम्मी ने उसकी पेंटिंग्स गत्ते पर चिपका चिपका कर लटका रखी हैं। 3 शीशे के फ्रेम में मढ़वा रखी हैं। हाँ, बड़े गर्व से बंटी ने कहा। स्कूल में मेरी और भी अच्छी अच्छी रखी हैं। आर्ट क्लब का चीफ हूँ। अच्छा, चाचा ने शाबाशी देते हुए उसकी पीठ थपथपाई और फिर जैसे कहीं से उदास हो गए। पर यह भी कोई उदास होने की बात हुई भला? इतने में मम्मी घुसी, हाथ में ट्रे लिए हुए। लगा वह मुंह भी धोकर आई हैं। यों भी सोकर उठती हैं मम्मी तो उनका चेहरा बहुत ताज़ा ताज़ा लगता है। चाचा को गिलास पकड़ाकर मम्मी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गईं। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा। देखो ना, इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी हैं। मम्मी ने उसे देखा क्या, जैसे लाड़ में नहला दिया। बंटी सोच रहा था मम्मी उसकी तारीफ में कुछ और कहेंगी, पर फिर सब चुप हो गए। हमेशा बोलते रहने वाले चाचा भी चुप, और चाचा के सामने चुप रहने वाली मम्मी भी चुप। अंधेरा अंधेरा कमरा और भीतर बैठे लोग चुप, जैसे एक अजीब सी उदासी वहाँ उतर आई हो। चाचा कभी एक घूंट पीते हैं, कभी उसकी ओर देखते हैं तो कभी खिड़की की ओर। पर खिड़की तो बंद है, उस पर पर्दा पड़ा है, वहाँ तो देखने को कुछ है ही नहीं। मम्मी एक टक ज़मीन ही देखे जा रही हैं, और वह है कि कभी मम्मी को देखता है तो कभी चाचा को। चाची जी अच्छी हैं बच्चे? आखिर मम्मी ने पूछा। ठीक ही हैं सब। कुछ इस भाव से कहा मानो उन्हें इस सब में कोई दिलचस्पी ही न हो। तुम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर नहीं जा रही इस बार? नहीं,
एक तो पहले से ही कहीं जगह का इंतज़ाम नहीं किया, यूँ भी इस बार यहीं रहने का इरादा है। मम्मी पापा की बात क्यों नहीं पूछ रही? लड़ाई में क्या बात भी नहीं पूछते हैं? कलकत्ते में तो अभी से गर्मी शुरू हो गई होगी। यहाँ शाम को तो अभी भी बहुत अच्छा रहता है और रात को ठंड रहती है। बातें कर रहे हैं, पर बंटी को लग रहा है कि जैसे कमरे का मौन नहीं टूट रहा, उदासी नहीं छट रही है। ये चाचा को क्या हो गया है? वैसे तो चाचा जब भी आते हैं उन्हें मम्मी से बहुत बहुत बातें करनी होती हैं। शाम को या दोपहर को आएंगे तो रात के पहले कभी नहीं जाएंगे, और जब तक बैठेंगे लगातार कुछ ना कुछ बोलते ही जाएंगे। अगर मम्मी थोड़ी देर को उठकर चली भी जाएं तो चाचा उससे बातें करने लगेंगे, और कुछ नहीं तो उसका टेस्ट ही ले डालेंगे। टेबल पूछेंगे, स्पेलिंग पूछेंगे। चुप तो चाचा रह ही नहीं सकते। उन्हें इस तरह लगातार बोलते देखकर बंटी को ख्याल आता, अगर इन्हें कभी क्लास में बैठना पड़े तो बाप रे बाप, सारा दिन सज़ा खाते ही बीते। मुंह पर उंगली रखे खड़े हैं या कि मुंह पर डस्टर बांधे बैठे हैं। उसने पिछली बार ये बात मम्मी को बताई तो हंसते हुए उसका कान खींचकर कहा था, यही सब सोचता रहता है बड़ों के बारे में। और फिर देर तक हंसती रही थी। मुंह पर डस्टर बंधे चाचा की कल्पना में वह खुद हंस हंस कर दोहरा होता जा रहा था। वही चाचा आज चुप हैं, चुप ही नहीं उदास भी हैं। आप कितने दिन हैं यहाँ पर? परसों की तारीख है, बस उसी दिन शाम को चला जाऊंगा। फिर एक क्षण ठहर कर बोले, तुमसे कुछ बातें करनी थी तो सोचा कि एक दिन हाथ में होगा तो ठीक रहेगा। मम्मी की आंखें चाचा के चेहरे पर टिक गईं। हजारों सवाल उन आंखों में झलक आए। चेहरे पर एक अजीब सा तनाव आने लगा। बंटी के मन में जाने कैसा कैसा डर सा समाने लगा। पहले वह कुछ भी जानता समझता नहीं था, जानने समझने की कोई इच्छा भी नहीं थी, पर अब जानने लगा है। और जितना जानता है उससे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है, बल्कि सब कुछ जान लेने की इच्छा है। उसे मालूम है कि चाचा पापा के पास से आते हैं और आने पर पापा की ही बातें करते हैं। क्या बातें करते रहे हैं उसे नहीं मालूम, उसने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की, पर इस बार ज़रूर सुनेगा। हाँ, इतना उसे ज़रूर मालूम है कि चाचा 1-2 दिन के लिए आकर मम्मी को 10-12 दिनों के लिए बदल जाते हैं। कभी कभी तो मम्मी इतनी उदास हो जाया करती थी कि उनसे बात करना भी बंद कर देती थी। साथ सुलाकर भी न उसे प्यार से सहलाती, न कहानी सुनाती। पर पिछली बार मम्मी बहुत खुश हुई थी, इतनी खुश कि बिना बात ही उसे बाहों में भर भर कर प्यार करती रही थी। तब बंटी को शक हुआ था कि चाचा की छड़ी में कोई जादू तो नहीं है। मम्मी पर फेर कर चले गए और मम्मी बदल गई। तब उसने चुपचाप छड़ी को अपने ऊपर फिराकर देखा था, फूफी पर भी फिराकर देखा था, पर उनको तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, छड़ी में नहीं, चाचा की बात में ही कुछ होता है। आज पता नहीं कैसी बात करेंगे। उसके बाद मम्मी खुश होंगी या उदास, इस बार वह सारी बात ध्यान से सुनेगा। उसने एक उड़ती सी नज़र मम्मी पर डाली। मम्मी की आंखें वैसे ही चाचा पर टिकी हुई हैं, आंखों में वैसे ही सवाल झूल रहे हैं, पर चाचा हैं कि चुप। बोलते क्यों नहीं? बात करनी है तो करें बात। वहाँ खिड़की में क्या देखे जा रहे हैं? बात वहाँ तो लिखी हुई नहीं है। शकुन, चाचा बोले नहीं, जैसे शब्दों को किसी तरह ठेला। कैसे मरी मरी आवाज़ निकल रही है आज उनकी। टकटकी लगाए लगाए मम्मी की आंखें जैसे पथरा गई हैं। बस मूर्ति की तरह वे बैठी हैं, मानो सांस भी नहीं ले रही हों। वह चाहता है कि अब इस सारी बात की कानूनी कार्रवाई भी कर ही डाली जाए। चाचा का स्वर कैसा बिखर बिखर रहा है। यही बात करनी थी चाचा को, पर इसका मतलब वह तो पापा हैं, बात भी पापा की ही है, पर क्या है कुछ भी समझ में नहीं आया। तो क्या इसलिए आपको यहाँ भेजा है? मम्मी का चेहरा ही नहीं, उनकी आवाज़ भी सख्त हो गई है, वही प्रिंसिपल वाला चेहरा। नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से आया था, पर जब आने लगा तो उसने मुझे तुमसे इस विषय में बात करने को कहा था। मैं नहीं आता तो वह खुद शायद तुम्हें लिखता। इसका मतलब चाचा मिलकर आए हैं पापा से, और अभी अभी उससे कहा था कि आने से पहले मिला नहीं।
चाचा इतने बड़े होकर भी झूठ बोलते हैं। उसे बड़ों की बात के बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना वह अभी पूछता। चाचा ने शरीर ढीला छोड़कर पीठ कुर्सी पर टिका दी और आंखें मूंद ली, जैसे बहुत बहुत थक गए हों। बस हो गई बात, इतनी सी बात करने आए थे। हो, यह भी कोई बात हुई भला? आप कुछ देर आराम कर लीजिए, रात के सफ़र की थकान भी होगी, बाकी बातें शाम को हो जाएंगी। ऐसी कौन सी नई बात करनी है? वाक्य का अंतिम हिस्सा मम्मी ने जैसे अपने आप से कहा और बिना चाचा का उत्तर पाए ही अलमारी खोलकर एक चादर निकाली और ड्राइंग रूम के दीवान पर बिछा दी। चलिए जाकर लेट जाइए, मम्मी ने ऐसे कहा जैसे बंटी को कह रही हों, और चाचा भी बिल्कुल चुपचाप उठकर चले गए। पता नहीं वे सचमुच ही थके हुए थे या पता नहीं वे जैसे बात टालना चाह रहे थे। और तू सोता क्यों नहीं है? यहाँ बैठकर गुटर गुटर बातें सुन रहा है। भरी दोपहर में भी तुझे नींद नहीं आती? बंटी उछलकर पलंग में दुबक गया, पर नींद का तो कोई प्रश्न ही नहीं। मम्मी की ओर देखकर पूछा, चाचा क्या कहते थे मम्मी? मम्मी ने ऐसी चुभती नज़रों से उसे देखा कि वह भीतर तक सहम गया और खट से उसने आंखें बंद कर ली। पर बंद आंखों से भी वह उस चुभन को महसूस करता रहा। फिर बंद आंखों से ही उसने जाना कि मम्मी भी उसकी बगल में आकर लेट गई हैं। अब सबको सुलाकर मम्मी जागती रहेंगी। चाचा की कही हुई बात क्या बहुत बुरी थी? अनायास ही मम्मी की उंगलियां उसके बालों को सहलाने लगी, कांपती थिरकती उंगलियां। उन उंगलियों के पोरों में से झर कर जाने कैसा स्नेह बंटी की नसों में दौड़ने लगा कि मन में थोड़ी देर पहले जो भय समाया था वह अपने आप ही धीरे धीरे बह गया। स्पर्श से ही वह जान गया कि अब तक मम्मी के चेहरे की वह सख्ती भी ज़रूर पिघल गई होगी। उसने धीरे धीरे से आंखें खोली। मम्मी हमेशा की तरह छत की ओर देख रही थी। आंख से शायद अभी अभी झरा आंसू कनपटी को भिगोता हुआ बालों की लट में लटका था। मम्मी का आंसू। मम्मी को उसने उदास होते देखा है, गुस्सा होते और डांटते हुए भी देखा है, पर रोते हुए कभी नहीं देखा। चाचा ने शायद कोई बहुत ही खराब बात कह दी है। चाचा को लेकर उसके मन में एक अजीब तरह का आक्रोश खुलने लगा। एक तो कुछ लाई नहीं, फिर झूठ बोला और अब कोई गंदी सी बात कहकर मम्मी को। मम्मी शायद बहुत दुखी हैं। जैसे भी होगा वह मम्मी के दुख को दूर करेगा। ये लोग सारी बात बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो खुद पता लगाएगा। माँ का दुख दूर करने वाले राजकुमार तो कैसे कठिन कठिन काम करते थे। वह सरक कर मम्मी से और सट गया, फिर अपनी छोटी सी बाँह मम्मी के गले में डालकर बोला, बहुत आग्रह के साथ, बहुत मनुहार के साथ, मुझे बताओगे ना मम्मी, चाचा ने क्या कहा? तू सोएगा नहीं बंटी? उदासी में भी मम्मी ने ऐसे कड़क कर कहा कि बंटी ने चुपचाप आंखें मूंद ली। ढेर ढेर प्रश्नों का, ढेर ढेर कौतूहल का सागर उसके चारों ओर उमड़ने लगा, जिसमें वह डूबता ही चला गया, गहरे और गहरे। और फिर पता नहीं उसे कब नींद आ गई। धूप ढल गई तो मम्मी और चाचा लॉन में आ बैठे। वह जब से जगा है इन लोगों के आसपास ही मंडरा रहा है। आज जैसे भी हो उसे सारी बात जाननी है, पर चाचा उस तरह की कोई बात ही नहीं कर रहे। उसकी पढ़ाई की बात, मम्मी के कॉलेज की बात और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, पर जो बात करने आए हैं बस वही नहीं कर रहे। शायद वह बैठा है इसलिए, पर वह जाएगा भी नहीं। बैठे रहें रात तक। रात को वह आंख मूंद कर सोने का बहाना करके पड़ा रहेगा और सारी बातें सुन लेगा। बंटी बेटे, तुम शाम को खेलते वेलते नहीं हो? अच्छा ज़रा बताओ तो कौन कौन से खेल आते हैं तुम्हें? खेल वेल? सीधे से क्यों नहीं कहते कि यहाँ से चलते बनो? ठीक है, मैं चला ही जाता हूँ। मेरा क्या है, मत बताओ मुझे। मम्मी भी ऐसे देख रही हैं मानो मेरे जाने का इंतज़ार कर रही हूँ। बंटी बिना एक शब्द भी बोले भीतर आ गया, पर मन उसका जैसे वहीं अटका रह गया। नहीं, वह ज़रूर सुनेगा। मेहंदी की मेड़ के किनारे किनारे घुटनों के बल चलकर वह फिर वहीं आ गया। चाचा की कुर्सी के पीछे मोरपंखी का जो पौधा है उसके पीछे दुबक कर बैठ जाए तो कम से कम चाचा की बात तो सुन ही सकेगा। बात तो उन्हें ही करनी है,
कहीं मम्मी या चाचा ने देख लिया तो? बाप रे, इस बात से ही मन भीतर तक कांप गया। तब भीतर से मन ने धिक्कारा, बस इसी बूते पर कुछ करना चाहते हो? राजकुमार तो राक्षसों के महलों तक में घुस गए, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठा ली, और तुम कुर्सी के पीछे तक नहीं जा सकते। आखिर हिम्मत करके बिना जरा भी आवाज़ किए पहले मोर पंखी के घने घने पौधों के पीछे आया और फिर सरक कर चाचा की कुर्सी के पीछे। कुछ बड़ा काम कर डालने का संतोष भी मन में था और कुछ बुरा काम करने का डर भी, पर नहीं, मम्मी का दुख दूर करने के लिए शायद सभी को सभी तरह के काम करने पड़ते हैं। यह मम्मी का काम है, अच्छा काम। मम्मी कुछ बोल रही हैं शायद। कितना धीरे बोलती हैं मम्मी, कुछ भी तो सुनाई नहीं दे रहा। नहीं, शायद कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। अजीब बात है। शकुन, ठीक है, खूब साफ सुनाई दे रहा है, पर चाचा रुक क्यों गए? फिर सब चुप। शकुन, जिंदगी चाहने का नाम नहीं। लो, अब आवाज़ इतनी धीरे कर दी कि ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बार बार जिंदगी जिंदगी कर रहे हैं, पापा की बात ही नहीं कर रहे। बंटी थोड़ा और पास सरका। अब शायद मम्मी बोल रही हैं, खूब धीरे बोल रही हैं, फिर भी सुनाई दे रहा है। अपनी मम्मी की तो धीरे से धीरे कही हुई बात भी वह सुन सकता है, समझ सकता है। उम्मीद का तो प्रश्न ही नहीं उठता वकील चाचा। उम्मीद तो न पहले थी न अब है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। शुरू के 3-4 साल तक तो मुझे बहुत उम्मीद थी, खासकर बंटी के प्रति उसका रुख देखकर। बच्चे पता नहीं बीच बीच में क्या बोलते जा रहे हैं। मेरे बारे में बोलते बोलते सीमेंट की बात करने लगे। एकाएक ख्याल आया टीटू को ले आता, वह शायद सारी बात समझ लेता। पर नहीं, अपने घर की बात सबको नहीं बतानी चाहिए। मीरा के साथ तो उसका खूब अच्छा है, यू नो, शी इज़। अब बीच में पता नहीं है किसकी बात घुसा दी। चाचा को कभी इम्तिहान देना हो तो एकदम अंडा, लिखना है कुछ और आप इधर उधर का लिख रहे हैं। मम्मी तो शायद कुछ बोल ही नहीं रही, ये बोलने ही नहीं देंगे। दोपहर में तो गर्मी और थकान के मारे शायद बोलती बंद हो रही थी, अब तो फिर पहले की तरह चालू हो गए। भले ही बोलें, पर ऐसी बात तो बोलें जो समझ में आए। तभी मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। बात तो कुछ समझ में नहीं आ रही, बस यह पता लग रहा है कि आवाज़ खूब सख्त है। चेहरा भी ज़रूर सख्त हो गया होगा। मन हुआ एक बार देख ही ले। पीछे बैठते समय जो डर लग रहा था वह धीरे धीरे दूर हो गया था और अब जैसे हौसला बढ़ता जा रहा था। वह कुर्सी से एकदम सट गया। मैं क्या जानता नहीं, इसलिए तो कह भी दिया। कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत करके फार्म दे दिया है, कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना। मैं कचहरी में जमा करके जल्दी ही कोई तारीख देने के। धत तेरी की, ये वकील चाचा भी एक ही घनचक्कर हैं। पापा मम्मी की बात के बीच में अपनी कचहरी तारीख ज़रूर लगाएंगे। वकील की दुम। लो, अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। दोनों गुमसुम होकर बैठ गए। बंटी का मन हुआ वहाँ से सरक ले। ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो कुछ पूछना है मम्मी से पूछेगा। क्या बताएं, कुछ भी समझ में नहीं आता। लगता है जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर ज़िंदगी लड़खड़ा ही जाती है। फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। और जाने कैसे अचानक चाचा का लंबा सा हाथ पीछे को लटका और बंटी के सिर से टकरा गया। बंटी एकदम सकपका गया। ये चाचा भी अजीब है। बात करनी है तो सीधी तरह से करो, इतना हाथ पैर नचाने की क्या ज़रूरत है? अरे यह क्या बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? बंटी को काटो तो खून नहीं। छिपकर बातें सुन रहे थे। चाचा मम्मी की ओर इस तरह देख रहे हैं जैसे बंटी नहीं, मम्मी चोरी करते हुए पकड़ ली गई हों। बंटी ने नज़रें झुका ली। ज़रूर मम्मी भी वैसी सख्त नज़रों से उसे देख रही होंगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आंख उठाकर एक बार देख भी ले। उसकी आंखें ही नहीं, उसका सारा शरीर भी जैसे जहाँ का तहाँ जम गया। भीतर से बस एक धिक्कार उठ रही है, पता नहीं अपने लिए, पता नहीं चाचा के लिए। अच्छा है चाचा, मैं तो खुद चाहती हूँ
यह अब सब कुछ जान ले। आखिर कब तक इससे छिपा कर रखा जा सकता है। अब इसके मन में यह बात बहुत घुमड़ने लगी है आजकल। बंटी जैसे उबर गया। मन हुआ दौड़कर मम्मी के गले से लिपट जाए, कह दे चाचा को कि मम्मी तो उसे सब कुछ बताएंगी, क्या कर लेंगे आप? हाँ हाँ, बताने जानने को कौन मना करता है, पर ठीक से जाने। मेरा मतलब था यह छिपकर सुनने की आदत ठीक नहीं है। फिर आवाज़ को बहुत मुलायम बनाकर बोले, बंटी बेटे जाओ खेलो। अच्छे बच्चे हर समय बड़ों के बीच में नहीं बैठते। और बंटी तो बहुत अच्छा, क्लास में इतने अच्छे नंबरों से पास होता है, इतनी बढ़िया ड्राइंग करता है। बंटी ने फिर मम्मी की ओर देखा, शायद वे उसे अपने पास बैठने को ही कह दें। टीटू के साथ खेलने नहीं जाएगा बंटी? मम्मी ने बहुत धीमे से पूछा। मम्मी का चेहरा ही नहीं, मम्मी की आवाज़ भी बहुत उदास हो गई लगती है। मैं तो अपने पौधों को पानी दे रहा था मम्मी। रुआसी सी आवाज़ में बंटी ने एक बार जैसे अपने यहाँ रहने की सफाई दी। अच्छा, पानी देते हो अपने पौधों को, बहुत अच्छे बच्चे हो, शाबाश। अब खेलने जाओ, अपने टीटी वीटी के साथ खेलो। बंटी ने मन ही मन जीभ चिढ़ाया चाचा को। हाँ, नाम तक तो लेना आता नहीं, टीटी हो गया। और फिर वहाँ से तीर की तरह भाग गया, कुछ इस भाव और फुर्ती के साथ मानो उसे वहाँ बैठने की या उन दोनों के बीच की बातचीत सुनने जानने की कोई इच्छा नहीं है। वह तो बस यूं ही बैठ गया था। रखें अपनी बात अपने पास। दौड़ते हुए ही चाचा के अंतिम वाक्य को याद किया, जब धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा जाती है। ज़रूर इस धुरी में ही कोई बात है, तभी तो उसे भगा दिया। धुरी का मतलब क्या होता है? किससे पूछे? टीटू से ही पूछेगा। टीटू सचमुच बहुत सारी ऐसी बातें जानता है जो वह नहीं जानता। उसके अम्मा पापा उसके सामने ही तो सारी ऐसी बातें करते हैं, इसलिए सब जानता भी है। धुरी भी ज़रूर जानता होगा। टीटू गुलेल में कंकड़ लगाकर पेड़ पे बने घोंसले का निशाना साध रहा था। क्या कर रहा है? पापा ने कहा है मुझे भी तेरी जैसी बंदूक दिलवा देंगे, बस पहले मैं निशाना लगाना सीख जाऊं। निशाना तो गुलेल से भी सीखा जा सकता है। मैं तुझे अपनी बंदूक ही दे दूंगा, सीख लेना। इस समय कुछ अतिरिक्त रूप से उदार हो रहा है बंटी का मन। दे देगा? चल तो ले आए। टीटू ने गुलेल में फंसे कंकड़ को लापरवाही के साथ तड़ाक से ज़मीन पर ही उछाल दिया। अभी नहीं, वकील चाचा आए हैं, मम्मी और उनमें कोई बात हो रही है ज़रूरी वाली। अभी बच्चों को उधर नहीं जाना चाहिए। बड़े बुजुर्गी अंदाज में बंटी ने कहा। ए टीटू, एक बात बताएगा? क्या? धुरी का क्या मतलब होता है रे, तू जानता है? धुरी? टीटू सोचने लगा, फिर पूछा, पर क्यों? एक बात है, पर तू पहले मतलब बता, कोई बहुत गड़बड़ मतलब होना चाहिए। और बंटी की आंखों के सामने मम्मी का उदास चेहरा घूम गया। लगा जैसे जो गड़बड़ है वह यही है, और जैसे भी हो इसका मतलब जानना ही है। शब्द अर्थ की कॉपी लाऊं? शायद उसमें कहीं लिखा हो। फिर एकाएक बोला, बताऊं? याद आ गया। बंटी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह एक लाइन है ना यार, सब धन धुरी समान। कौन सी लाइन? मुझे तो नहीं मालूम। तुझे कैसे मालूम होगा? तू जब चौथी में आएगा तब तो पढ़ेगा। तो मतलब क्या हुआ? बंटी जैसे कहीं से खिन्न हो आया। धुरी यानी धूल मिट्टी, समझा? एक बार पढ़ी हुई बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ। पर टीटू के इस आत्मसंतोष से बंटी का मन हल्का नहीं हुआ। मन ही मन दोहराया, जब एक बार धूल गड़बड़ा जाती है तो धत, यह नहीं, कुछ और होना चाहिए। बात क्या है, तू बता ना। बंटी ने एक बार इधर उधर देखा, फिर ज़रा पास सरक कर बोला, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी ही लड़खड़ा जाती है। और फिर कुछ इस भाव से देखने लगा मानो कह रहा हो, समझ लो, इतनी बड़ी बात है, बता सकते हो इसका अर्थ? यह क्या हुआ? धत, पागल है तू तो। नहीं, पागल नहीं हूँ, बहुत बड़ी बात होती है यह, इतनी बड़ी कि मैं और तू तो समझ ही नहीं सकते। मम्मी पापा लोगों की बात होती है, शायद उनकी लड़ाई की बात। और रात में जब सोया तो बार बार मन हो रहा था कि मम्मी से इस बात का अर्थ पूछे।
चाचा क्या बात कर गए हैं सब पूछे। मम्मी ने तो खुद बताने को कहा था, पर कुर्सी के पीछे छिप कर के बैठने की हरकत से वह कहीं भीतर ही भीतर इतना सहमा हुआ था कि पूछने का साहस ही नहीं हुआ। सब कुछ जानने का यह कौतूहल उसके अपराध को और पुख्ता ही करेगा। नहीं, उसे कुछ भी नहीं जानना, पर बिना कुछ पूछे और जाने भी उसे बराबर लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है जो उसके चारों ओर है, जो मम्मी के चारों ओर है। उस गड़बड़ी की बात बताने के लिए ही चाचा कलकत्ते से यहाँ आए हैं। मम्मी इतनी उदास हैं, पर अब किस से पूछे। उसके पास भी जादू का लैंप होता तो घिस कर जिन्न को बुलाता और सब पूछ लेता। कैसे मिल सकता है जादू का लैंप? और फिर धीरे धीरे कहानियों का जादुई माहौल उसकी पलकों पर उतरने लगा और वह सो गया। धन्यवाद। अगर आपको मुझसे ये कहानियाँ और उपन्यास सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।